आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी बीएओ यानी कि ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का जो एग्जाम हुआ था अभी हाल ही में 1 मार्च। इसका हम लोग जनरल स्टडीज का जो पेपर था इसका क्वेश्चन 1 से लेकर 100 तक का हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम 1 से लेकर 50 तक का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और अगले वीडियो में हम 51 से 100 तक का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, इसमें से जो है कौन सा करेक्ट मैच है। तो पहला, इलेक्ट्रिक मोटर जो है यह क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो सही है। तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इसको मेनली काइनेटिक एनर्जी या रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वह भी क्या पार्ट है, मैकेनिकल एनर्जी का। तो यह जो ऑप्शन ए है वह सही है। उसी तरह सेफ्टी फ्यूज जो होता है वह हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर यह डिपेंड करता है, क्योंकि अगर हीट जितना ज्यादा होगा वह क्या हो जाता है, फ्यूज वायर जो है यह मेल्ट हो जाता है। तो यह क्या किस पर डिपेंड करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर है। उसी तरह इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वह बेस्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। इसमें जो है सभी ऑप्शन जो है वह करेक्टली मैच्ड है, तो आप उत्तर मिला लीजिएगा। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। दूसरा है, द defect of vision in which a person cannot see the distant object clearly but see the nearby object clearly। इसमें क्या है कि वैसा डिफेक्ट जिसमें कि दूर का जो ऑब्जेक्ट है उसको नहीं देख सकता है आदमी क्लियरली, लेकिन नजदीक के ऑब्जेक्ट जो है इसको देख सकता है। तो इसको हम लोग कहते हैं मायोपिया। इसमें शॉर्टकट है, याद रखिएगा कि जो ऑब्जेक्ट देख सकता है, अगर नजदीक का देख सकता है तो छोटा वाला यहाँ हो जाएगा मायोपिया। उसी तरह अगर कोई व्यक्ति जो है वह दूर का ऑब्जेक्ट को वह देख सकता है लेकिन नजदीक का नहीं देख सकता है, तो इसमें जो है हाइपरमेट्रोपिया उसको हम लोग कहेंगे उस केस में। तो इससे शॉर्टकट याद रखिएगा कि नजदीक का अगर जो ऑब्जेक्ट है इसको देखेगा तो उतना छोटा यह हो जाए, तो यह छोटा है मायोपिया। और हाइपरमेट्रोपिया जो है यह बड़ा है। इसका मतलब हो गया कि आप दूर का जो ऑब्जेक्ट है उसको क्लियर देख सकते हैं हाइपरमेट्रोपिया में। तीसरा क्वेश्चन है, सोनार टेक्निक यूजेज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सोनार जो है वह कौन सा टेक्निक यूज करता है डिटेक्ट करने के लिए। तो यह यूज करता है अल्ट्रासोनिक वेव को। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, नन ऑफ द एबव। अल्ट्रासोनिक वेव को यह यूज करता है, यानी अल्ट्रासोनिक जो तरंग होता है इसको यह यूज करता है ऑब्जेक्ट को फाइंड करने में, सोनार। अगला है, ड्यूरिंग द लाइटनिंग के समय क्या होता है, कौन सा फिनोमिनन टेक्स प्लेस होता है। तो लाइटनिंग के समय क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। इस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज होता है लाइटनिंग के केस में, जिसमें कि एटमॉस्फेयर है और ग्राउंड जो होता है वह एक दूसरे को डिस्चार्ज करता है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जिसको कहते हैं हम लोग कहते हैं, जो लाइटनिंग होता है उसका फिनोमिनन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला 5वां नंबर है, ए मच हाइप्ड गॉड पार्टिकल जो हुआ था वह डिस्कवर्ड हुआ था CERN के द्वारा, जो कि है यूरोपियन लेबोरेटरी है। यहाँ 2012 में जो है एक गॉड पार्टिकल्स को डिस्कवर्ड हुआ था। उसका साइंटिफिक नेम्स क्या है, यह जो गॉड पार्टिकल है उसका। तो हम लोग इसको कहते हैं हिग्स बोसोन। यह जो गॉड पार्टिकल्स होता है इसको कहते हैं हम लोग हिग्स बोसोन, जिसका डिस्कवरी हुआ था 2012 में। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। छठा नंबर जो क्वेश्चन है, अ बीम ऑफ ब्लू लाइट वाज यूज्ड टू ऑब्टेन डिफ्रैक्शन पैटर्न यूजिंग डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग। यानी कि डिफ्रैक्शन पैटर्न को ऑब्टेन करने के लिए हम लोग ब्लू लाइट का बीम यूज करते हैं, क्योंकि वह कम डिफ्रैक्ट करता है यानी कम बेंड करता है, इसलिए हम ब्लू लाइट को यूज करते हैं। अगर हम ब्लू लाइट के जगह हम लोग येलो लाइट को यूज करेंगे तो क्या हमारा इफेक्ट होगा, तो उस केस में क्या होगा कि डिफ्रैक्शन जो है वह कम होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं VIBGYOR रेड का जो होता है वेवलेंथ मैक्सिमम होता है, वायलेट होता है इसका वेवलेंथ मिनिमम होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो स्कैटरिंग होता है ये इनवर्सल प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ का, यानी जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका स्कैटरिंग जो है कम होगा। तो रेड का जो है स्कैटरिंग सबसे कम होता है, इसलिए हम इसको ट्रैफिक लाइट में भी यूज करते हैं, रेड लाइट को। तो ब्लू जो है, ब्लू लाइट को यूज करते हैं हम लोग डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए।
तो अगर हम येलो लाइट को यूज करेंगे तो इसका क्या होगा, येलो लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होगा ब्लू से। तो इस केस में क्या होगा कि जो येलो लाइट है वह कम डिफ्रैक्ट करेगा, तो उस केस में इसका जो पैटर्न है वह ब्रॉडर हो जाएगा ज्यादा और एक दूसरे से ज्यादा दूर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। डिफ्रैक्शन पैटर्न जो होगा वह ब्रॉडर होगा और ज्यादा दूर हो जाएगा, क्योंकि येलो लाइट जो है वह ज्यादा डिफ्रैक्ट नहीं करेगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 6 का। अगला है रमन इफेक्ट, जो दिया गया था सर सीवी रमन के द्वारा। तो इससे जो स्टेटमेंट है कौन सा इसमें सही है। तो पहला है रमन इफेक्ट जो है वह एग्जाम्पल है इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। तो यह गलती हो जाएगा, यह क्या एग्जाम्पल है इन एलास्टिक, यहाँ जो है इलास्टिक इसके जगह हो जाएगा इन एलास्टिक। दूसरा होगा द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेज एज वेल एज डिक्रीजेज आफ्टर द स्कैटरिंग, यह जो होगा सही हो जाएगा। और द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट कैन ओनली डिक्रीज, यह गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इस केस में जो है वेवलेंथ जो होता है वह चेंज होता है, या इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा स्कैटरिंग के बाद। तो जो फ्रीक्वेंसी होगा वह भी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा स्कैटरिंग के बाद। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8वां नंबर जो क्वेश्चन है, सुरेश है, इसके पास जो है 2 हाफ फिल्ड बकेट है। एक बकेट जो है वह रूम टेम्परेचर पर है 25 डिग्री में और दूसरा जो है वह 60 डिग्री में है, इसमें पानी है। तो इसके पास 2 प्लान है, उसको नहाना है, तो इसके पास 2 प्लान है। या तो यह दोनों जो है पानी को मिक्स कर दे और मिक्स करके जो बकेट में यूनिफॉर्म टेम्परेचर होगा, इसके बाद 20 मिनट का वेट करे और उसके बाद यह नहाने चले जाए उस पानी से। और दूसरा जो कंडीशन है वह यह जो दोनों बकेट है इसको 20 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दे, या जो दोनों बकेट है इसको 20 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दे। तो 20 मिनट में कुछ टेम्परेचर डाउन होगा, तो यह तो टेम्परेचर डाउन नहीं होगा, डाउन टेम्परेचर होगा दूसरे वाले का, जिसका रूम टेम्परेचर से ज्यादा है उसका। इसके बाद 20 मिनट छोड़कर फिर दोनों बकेट को मिक्स करे और उसके बाद वह नहाने चले जाए। तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा प्लान जो है वह ज्यादा सुटेबल होगा अगर वह चाहता है कि वह गर्म पानी से नहाए। तो इसमें दोनों में से कौन सा जो प्लान है वह ज्यादा सुटेबल होगा। तो इस केस में इसका प्रोबेबल आंसर हो सकता है, कंफर्म नहीं है, लेकिन इसका प्लान बी करेक्ट हो सकता है। प्लान बी के केस में जो है ज्यादा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर वह ऑब्टेन कर सकता है कि पहले 20 मिनट रुक जाए, उसके बाद दोनों पानी को मिक्स करे और उसके बाद नहाए। तो प्लान बी इसका सही उत्तर हो सकता है, कंफर्म नहीं है इसका, लेकिन प्लान बी इसका आंसर हो सकता है। आगे देखते हैं अगर ऑफिशियल आंसर की में क्या आता है, उसके बाद इसको अपडेट कर देंगे। अगला है 9वां नंबर क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर जो है वैसा मटेरियल है जिसके पास हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी होता है सबसे ज्यादा होता है मेटल्स का, सबसे कम होता है नॉन मेटल्स का, और बीच में जो होता है यह होता है सेमीकंडक्टर का। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होता है सेमीकंडक्टर का वह कंडक्टर जो होगा इससे कम होगा और नॉन कंडक्टर जो होगा उससे ज्यादा होगा। तो पहला है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मोर देन द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स, यह गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वह लेस होगा, लेस देन द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स से। मेटल्स जो होगा उससे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होगा सेमीकंडक्टर का। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 10वां जो क्वेश्चन है, सोलर सेल जो होता है वह एक तरह का यह डिवाइस है जो कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यह कन्वर्ट करता है। और हम क्या करते हैं कि ज्यादा हाईएस्ट आउटपुट एनर्जी का हमको मिलता है दोपहर के समय, क्योंकि दोपहर के समय जो होता है वह सन जो होता है वह एबव द हेड यानी कि वह वर्टिकल होता है, इसलिए सबसे ज्यादा सोलर सेल जो होता है इससे सबसे ज्यादा आउटपुट हम प्राप्त करते हैं दोपहर में, क्योंकि डेंसिटी जो होता है लाइट रेडिएशन का सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है। अगर वह वर्टिकली फॉल करेगा तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होता है उस केस में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि डेंसिटी जो होगा लाइट रेडिएशन का वह मैक्सिमम होगा जब सन रे जो होगा वह वर्टिकली फॉल करेगा, क्योंकि अगर सन रे जो है डायरेक्ट यहाँ वर्टिकली फॉल करेगा तो डेंसिटी इस केस में सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 11 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से जो कौन सा मेटल्स दिया हुआ है वह कोरोड नहीं करता है, यह याद रखिएगा, कोरोड वह नहीं करता है। तो गोल्ड जो है वह भी नहीं कोरोड करता है, आयरन जो है वह कोरोड करता है, और प्लेटिनम भी होता है वह नहीं कोरोड करता है।
तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है और ऑप्शन नंबर सी सही है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी कि ऑप्शन ए इसमें और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गोल्ड और प्लेटिनम जो है वह कोरोड नहीं करता, कोरोजन रेसिस्टेंस है वह। अगला है वैसा सब्सटेंस जिसको हम फूड में ऐड करते हैं जो कि फैट एंड ऑयल्स को वह कंटेन करता है, तो इसको कहते हैं हम लोग एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अ सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल, जिसमें फैट और ऑयल रहेगा उस केस में हम लोग एक सब्सटेंस को ऐड करते हैं, उसको कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। अगला है 13 नंबर है क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर क्या है? तो यह एक तरह का क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में क्या होता है कि पानी जो होता है वह टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। इलेक्ट्रोलिसिस में तो क्या हो गया, पानी होगा वह डिकम्पोज कर जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो यह एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। 14 नंबर जो क्वेश्चन है, टोमेटो जो है वह नेचुरल सोर्स है कौन सा एसिड का? टोमेटो इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड? कौन सा एसिड का टोमेटो नेचुरल सोर्स है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड, यानी टमाटर में जो है ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड। अगला 15 नंबर जो क्वेश्चन है, 100% प्योर इथेनॉल को क्या कहते हैं हम लोग? तो उसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। 100% प्योर इथेनॉल को कहते हैं हम लोग एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा एब्सोल्यूट अल्कोहल। और एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है, इसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं इसको हम लोग एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन से। एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन मेथड होता है, इससे हम लोग 100% जो प्योर इथेनॉल को बनाते हैं, यानी एब्सोल्यूट अल्कोहल को बनाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है एब्सोल्यूट अल्कोहल। अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहले देख लेते हैं स्टेटमेंट। तो क्रिस्टलाइजेशन जो है इज द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन से हम लोग क्या क्रिस्टल को ऑब्टेन करते हैं, उसको हम लोग क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो यह सही है। दूसरा है, अ बॉन्डिंग बिटवीन कंस्टिट्यूएंट एटम या मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन, यह भी सही है। एक तरह का बॉन्डिंग डेवलप्ड होता है एटम और मॉलिक्यूल के बीच क्रिस्टलाइजेशन के समय, तो इसका ऑप्शन 2 भी सही उत्तर हो जाएगा। इट इज ए टाइप ऑफ केमिकल, यह जो है केमिकल चेंज नहीं है, यह क्या फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है। तो इसमें तीसरा गलत हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 दोनों होगा। इसमें जो है ऑप्शन जो दिया हुआ है, इसमें जो मटेरियल है इसको हम लोग बढ़ते क्रम में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसमें हम लोग अरेंज किए हुए हैं। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सबसे ज्यादा होता है सॉलिड में, इसके कम होता है लिक्विड में, और सबसे कम जो होता है गैस में होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बढ़ते क्रम में हम लोग इसको अरेंज करेंगे, तो आप देख लीजिए इससे पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस, वाटर, आयरन मेटल, यह इससे मैच कर जाता है। तो पहला इसका ऑप्शन ही सही हो जाएगा, इसके बाद हमको दूसरा देखना भी नहीं पड़ेगा। तो पहला उत्तर जो है सही होगा। सॉलिड है आयरन मेटल, लिक्विड है वाटर, और गैस है हाइड्रोजन गैस। इसमें जो है ऑप्शन में सबसे ज्यादा वेट किसका है? तो वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, मोल जितना दिया हुआ है इनटू मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे इसका। तो C12H22O11 का जो सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 12 × 12 प्लस 22 × 1 प्लस 16 × 11, टोटल आ जाएगा 342। उसी तरह CO2 का जो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा यह हो जाएगा 12 प्लस 32 यानी कि 44। CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 40 प्लस 12 प्लस 3 × 16 48, 52 प्लस 48 100 हो जाएगा। 0.2 मोल है सुक्रोज का, यानी कि पहला का हो जाएगा 0.2 × 342, इसका उत्तर आ जाएगा 68.4। दूसरे का आएगा 2 × 44 यानी 88 आ जाएगा। तीसरे का आ जाएगा 2 × 100 बराबर आ जाएगा 200। तो सबसे ज्यादा जो है मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 मोल ऑफ CaCO3 का। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगला है ग्रीन केमिस्ट्री किसको कहते हैं हम लोग? तो पहला ऑप्शन है अ प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग केमिकल कंपाउंड बाय मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ हजार्डस केमिकल। वैसा केमिस्ट्री जिसमें हम लोग हजार्डस केमिकल होता है उसका कम से कम यूज करते हैं केमिकल कंपाउंड को मैन्युफैक्चरिंग में या सिंथेसाइज करने में।
उसको हम लोग कहते हैं ग्रीन केमिस्ट्री कहते हैं हम लोग। तो पहला जो है यह सही है। दूसरा है इनोवेटिव साइंटिफिक सॉल्यूशन टू रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, यह गलत हो जाएगा। तीसरा है द प्रोसेस दैट रिड्यूसेस द निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ केमिकल प्रोसेस ऑन ह्यूमन हेल्थ पर और इन्वायरमेंट पर, तो यह सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो इसका वैसे ही दो सही है, यह सही रहे चाहे नहीं रहे, इसका ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 20वां नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा सब्सटेंस है वह टिंडल इफेक्ट को शो करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिल्क। मिल्क और स्टार्च यह दोनों जो है टिंडल इफेक्ट को शो करेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सॉल्यूशन जो होता है यह टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मिल्क और स्टार्च सॉल्यूशन। अगला है ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट व्हाट प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ ब्लड, यानी कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस केस में क्या है जो कि ब्लड फिर पीछे नहीं चले जाए, इसको प्रिवेंट करता है वह। तो कहते हैं हम लोग इसको वाल्व जो होता है हार्ट में, यह प्रिवेंट करता है बैकफ्लो ऑफ द ब्लड को। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाल्व इन द हार्ट। अगला 22वां नंबर है स्टेपिडियस क्या है? तो स्टेपिडियस जो है वह एक तरह का मसल्स है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। स्टेपिडियस जो है वह एक तरह का मसल्स है, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला 23वां नंबर जो है फ्रॉग्स और टोड्स जो है वह एग्जाम्पल है कौन सा एम्फीबियंस का? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनूरा एम्फीबियंस का यह एग्जाम्पल है, फ्रॉग्स और टोड्स। फ्रॉग्स और टोड्स जो है वह अनूरा एम्फीबियंस का यह एग्जाम्पल है। अगला है 24 नंबर जो है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन जो होता है मसल्स में वह होता है एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन जो होता है वह कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होता है मसल्स में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्टिन और मायोसिन। अगला 25वां नंबर जो क्वेश्चन है, नेम ए क्लिनिकल ट्रायल इन विच ब्लड इज ट्रांसफ्यूज्ड फ्रॉम रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट्स टू कोरोना वायरस पेशेंट, यानी कोरोना के समय क्या हुआ था कि प्लाज्मा जो होता है कोविड-19 पेशेंट्स जो कि रिकवर कर चुके हैं उनका प्लाज्मा जो है जो कोरोना से ग्रसित है पेशेंट उनको चढ़ाया जाता था, जो कोरोना पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में है उनको ठीक करने के लिए। तो इसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी उसको हम लोग कहते हैं, यानी जो कोरोना रिकवर्ड पेशेंट हैं उनका प्लाज्मा निकाल कर जो कि कोरोना वायरस से पेशेंट ग्रसित है क्रिटिकल कंडीशन में वह है उनको चढ़ाया जाता था, उनको कहते हैं हम लोग प्लाज्मा थेरेपी। अगला है द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल ऑफ लीफ। फोटोसिंथेसिस जो है वह कहाँ होता है प्लांट में? तो यह जो है फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में जो है क्लोरोफिल होता है, यहाँ फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला है प्रोटिस्टा ग्रुप में कौन सा शामिल है? तो सही उत्तर है हेट्रोट्रोपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इसमें है, यानी डाइवर्स ग्रुप है इसका यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हेट्रोट्रोपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अगला है यह स्टेटमेंट दिया हुआ है 28 नंबर में, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? पहला है द क्रॉप विच आर सोन इन रेनी सीजन। रेनी सीजन में जो क्रॉप होता है इसको हम लोग कहते हैं रबी, यह गलत हो गया। इसको शॉर्टकट याद रखिएगा कि रेनी सीजन में जो है बारिश ज्यादा होता है तो इसके कारण खराब ज्यादा हो जाता है। बारिश जब ज्यादा होगा तो कोई भी चीज खराब ज्यादा होगा, यानी यह खरीफ कहते हैं इसको। तो खराब के हो गया तो खरीफ, यानी रेनी सीजन में खरीफ क्रॉप होगा। तो हम लोग जानते हैं कि पैडी धान जो होता है, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट और कॉटन जो होता है यह रबी क्रॉप है। तो यह गलत हो जाएगा, यह क्या खरीफ क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, क्योंकि यह रेनी सीजन में उगता है। धान जो होता है इसको याद रखने के लिए देखिए, धान जो होता है वह ज्यादा पानी लेता है। मेज भी होता है बारिश के समय में, ग्राउंड नट भी होता है बारिश के समय में। तो यह जो है खरीफ क्रॉप्स है, तो यह भी क्या गलत हो गया। तीसरा है द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन। हाँ, विंटर सीजन में जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? रबी, रबी क्रॉप्स कहेंगे। तो यह भी उत्तर गलत हो गया। तो सही उत्तर इसका नन ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, नन ऑफ द एबव। याद रखिएगा कि बारिश के समय जो होता है वह खरीफ क्रॉप होता है और जाड़ा का समय जो होता है विंटर सीजन में जो होता है वह रबी क्रॉप होता है। अगला है पोमोलॉजी जो है किसके स्टडी को हम लोग कहते हैं? पोमोलॉजी। तो स्टडी ऑफ फ्रूट इज नोन एज पोमोलॉजी।
तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स के स्टडी को कहते हैं पोमोलॉजी। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, मूवमेंट ऑफ लीफ ऑफ द सेंसिटिव प्लांट। मिमोसा पुडिका जो है सेंसिटिव प्लांट है, इसका लीफ के मूवमेंट को क्या कहते हैं? तो इसका लीफ के मूवमेंट को हम लोग कहते हैं थिग्मोनेस्टी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? थिग्मोनेस्टी। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, नन ऑफ द एबव, थिग्मोनेस्टी। वहीं सिर्फ जो मिमोसा प्लांट होता है, इसके मूवमेंट लीव्स को कहते हैं हम लोग, सिर्फ मिमोसा अगर रहेगा तो इसके लीफ के मूवमेंट को हम लोग कहते हैं सिस्मोनेस्टी। उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिस्मोनेस्टी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 31 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा जो है पहला स्टेट है इंडिया की जो कि रोबोटिक टेक्नोलॉजी यूज किया है मैनहोल्स को क्लीन करने के लिए? तो सही उत्तर इसका केरल जो स्टेट है, पहला स्टेट है जो कि रोबोटिक टेक्नोलॉजी यूज किया है मैनहोल्स को क्लीन करने के लिए। और रोबोट का जो नाम है, रोबोट का भी नाम याद रखिएगा, बैंडिकूट। बैंडिकूट जो है यह रोबोट का नाम है। अगला 32 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा स्टेट वह नहीं है जिसको कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिला है 2023 तक, जिसको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं मिला है, यहाँ पूछ रहा है। तो तेलंगाना को स्पेशल स्टेटस कैटेगरी मिला है, असम को भी मिला है, सिक्किम को भी मिला है, झारखंड को नहीं मिला है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका झारखंड। इसमें टोटल जो है 11 स्टेट्स है, इसको स्पेशल कैटेगरी मिला है, जो कि 7 स्टेट्स जो है नॉर्थ ईस्ट का है, और इसके अलावा जो है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश यह जो है 11 जो राज्य है, इसको स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स मिला है। टोटल 11 राज्य। याद करने के लिए 7 नॉर्थ ईस्ट, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना और असम। यह हिमाचल प्रदेश 2 बार हो गया, यहाँ असम कर दीजिएगा। टोटल 11 स्टेट्स हैं। एक बार 11 का नाम पढ़ देते हैं। असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना। यह कुल 11 स्टेट्स हैं। अगला है, हु इज द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर जो कि डायरेक्टर जनरल बनी है CISF के? तो सही उत्तर है नीना सिंह। नीना सिंह जो है वह पहली डायरेक्टर जनरल बनी है CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला है 34 नंबर जो क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन डे कब मनाते हैं हम लोग? तो इसका सही उत्तर है नेशनल एजुकेशन डे है वह 11 नवंबर को मनाते हैं, क्योंकि इस दिन जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, इनका जन्म दिवस है 11 नवंबर को, इसलिए 11 नवंबर को हम लोग नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर है इसका। अगला है, हाल ही में INS इम्फाल जो है उसको कमीशन किया गया है इंडियन नेवी में, कौन सा डेट को? तो सही उत्तर है 26 दिसंबर 2023 को INS इम्फाल जो है इसको इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है 26 दिसंबर 2023 को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च किया है जून 2023 में, जो कि प्रमोट करता है यूज ऑफ नॉन केमिकल फर्टिलाइजर्स फार्मर्स के द्वारा। उस स्कीम का नाम रखा गया है PM प्रणाम स्कीम। PM प्रणाम स्कीम है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, जून 2023 में इसे लॉन्च किया गया है नॉन केमिकल जो फर्टिलाइजर है इसको प्रमोट करने के लिए। PM प्रणाम स्कीम, इसका फुल फॉर्म आपको बता देते हैं क्या है। PM program for the restoration, awareness, generation, nourishment and amelioration of Mother Earth। यह जो है PM प्रणाम का यह फुल फॉर्म है, तो याद रखिएगा। अगला है, एशिया का जो लार्जेस्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है यह कहाँ इंस्टॉल्ड हुआ है? तो यह नैनीताल में इंस्टॉल्ड हुआ है, देवस्थल नैनीताल में, जो कि उत्तराखंड में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला है, द फर्स्ट इंडियन सिटी दैट अचीव्ड ग्रीन रेलवे स्टेशन स्टेटस 2023 में किसको मिला है? विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश को। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, जो पहला इंडियन सिटी है जो कि अचीव किया है ग्रीन रेलवे स्टेशन स्टेटस 2023 में, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। अगला है, इन विच इंडियन सिटी हैज द रीजनल ऑफिस ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कहाँ इस्टेब्लिश हुआ है? कौन सा भारत का शहर में? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में
रीजनल ऑफिस जो है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का इस्टेब्लिश हुआ है नई दिल्ली एनसीआर में 19 जुलाई 2023 को। अगला 40 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड ऑन 1 नवंबर 2023 एज द रीजनल डायरेक्टर फॉर द WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन का। रीजनल डायरेक्टर कौन नियुक्त हुए हैं? तो सही उत्तर है साइमा वाजेद जो है इनको WHO का WHO का साउथ ईस्ट एशियन रीजन का रीजनल डायरेक्टर नियुक्त की गई हैं साइमा वाजेद। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला है गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो है 54वां फिल्म फेस्टिवल 2023 में कौन सी फिल्म को मिला है? तो सही उत्तर हो जाएगा इंडलेस बॉर्डर जो है यह फिल्म है, इसको 54वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है। तो 41 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 42 नंबर जो है मैच द कॉलम है, या CEO कौन है और किस कंपनी के हैं इससे रिलेटेड है। तो ए है सत्या नडेला जो है वह माइक्रोसॉफ्ट के हैं, तो ए का 1 हो जाएगा। ए का 1 तो ऐसे ही आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ए का 1 सिर्फ इसी में है। तो और देख लीजिए सुंदर पिचाई जो है या गूगल के CEO हैं, नील मोहन जो है या यूट्यूब के CEO हैं, शांतनु नारायण जो है वह अडोबे के CEO हैं, वहीं संजय झा जो है वह मोटोरोला मोबाइल के CEO हैं। तो मिला लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला है 43 नंबर क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में 6 बैट्समैन जो है वह एक ही स्कोर पर आउट हुए हैं, वह कौन सा स्कोर है? तो वह 153 का स्कोर है, जहां की 6 बैट्समैन जो है वह आउट हुए हैं 153 के स्कोर में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला है 44 नंबर क्वेश्चन, कौन सा सिटी में जो है 15वां ब्रिक्स समिट 2023 का आयोजन हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा डरबन, यहाँ हो जाएगा। ऐसे हुआ था जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका डरबन। अगला याद रख लीजिएगा आप 16वां, क्योंकि अब 16वां ज्यादा जरूरी हो गया है। 16वां ब्रिक्स कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो इसका है कजन रसिया में 16वां ब्रिक्स सम्मेलन जो है इसका आयोजन किया जाएगा 2024 में। तो 15वां ब्रिक्स समिट हुआ था डरबन साउथ अफ्रीका में। अगला 45 नंबर क्वेश्चन, इसमें से जो है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है अल सीसी के बारे में? तो पहला है ऑप्शन, वह 26 जनवरी 2023 रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट थे, तो यह सही है। इसमें हम लोग क्या गलत वाला हमको बताना है। दूसरा है वह इजिप्ट के प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं दूसरी बार लगातार, तो गलत हो जाएगा। यह तीसरी बार थर्ड टाइम नियुक्त किए गए हैं। अभी रिसेंटली 89.6% वोट लिए हैं, तो सही है। और प्रेजेंट इनका टेन्योर होगा 6 साल का। पहले क्या था, यह 4 साल का था, इसे बढ़ाकर अब 6 साल कर दिए हैं, तो यह भी सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है वह गलत है। यह तीसरी बार लगातार प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं इजिप्ट के। अगला है ऑपरेशन दोस्त, जो कि फरवरी 2023 में भारत के द्वारा यह आयोजन किया गया था। ऑपरेशन दोस्त किसके बीच? टर्की और सीरिया से लोगों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया, टर्की और सीरिया। 47 नंबर है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है COP28 के बारे में? तो इसका आयोजन हुआ था 30 नवंबर से 13 दिसंबर 2023 तक, तो यह सही है। कहाँ इसका हुआ था? दोहा कतर, गलत है। इसका हुआ था दुबई UAE में। COP28 हुआ था दुबई UAE में, दुबई UAE में। तो इसका फॉल्स तो एक ही आ गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। COP28 के बारे में यह फॉल्स है, यहाँ हो जाएगा ऑर्गेनाइजिंग प्लेस दुबई UAE। 48 नंबर है, वर्ल्ड फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन, जो कि 1 और 2 नवंबर को हुआ था 2023 में। विश्व का पहला कॉन्फ्रेंस था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी का, तो इसका आयोजन हुआ था इंग्लैंड में, बकिंगम इंग्लैंड में इसका आयोजन हुआ था। विश्व का पहला कॉन्फ्रेंस था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला 49 नंबर है, बिहार सरकार का एक इनिशिएटिव है मिशन दक्ष। मिशन दक्ष जो है बिहार सरकार का एक इनिशिएटिव है, जो कि एकेडमिकली वीक स्टूडेंट से उनके लिए यह चलाया गया है। बिहार सरकार का काफी महत्वपूर्ण मिशन है मिशन दक्ष, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा एकेडमिकली वीक स्टूडेंट्स के लिए है। अगला है 50वां नंबर जो क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज वाल्मीकि टाइगर रिजर्व सिचुएटेड? कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व सिचुएटेड है? यह बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है जो कि सिचुएटेड है यह वेस्ट चंपारण में, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व।
तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यह 1 से 50 तक का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बचा हुआ जो 50 क्वेश्चन है उसको इसी तरह एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे हम लोग। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।